आपकी बुक में टैबुलेशन के बारे में सिर्फ इतना बताया गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ टैबुलेशन, डाटा टैबुलेशन क्या होती हैं। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 6 प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा टैबुलेशन होते हैं और उनमें सिंप्लिसिटी, टाइटल, सोर्स, यूनिट्स, हेडिंग्स एंड टोटल्स शामिल हैं। सिंप्लिसिटी मतलब आपका डाटा इधर टैबुलेशन की फॉर्म में एक सिंपलेस्ट वे में होता है। द मटेरियल मस्ट बी क्लासिफाइड एंड डिटेल्ड केप्ट टू अ मिनिमम। एक तो डाटा में देखिए हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल, कॉफ़ी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स, विद ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस। तो डाटा एक तो सिंपल सा होना चाहिए टैबुलेशन करने के लिए, और डिटेल्स कम से कम होनी चाहिए। टाइटल कि आपने टेबल के ऊपर लिखना है कि इसका टाइटल क्या है, ताकि टेबल को देखते ही पता चल सके कि ये टैबुलेशन बेसिकली इंफॉर्मेशन दे किस चीज़ के बारे में रहा है। सोर्स से मुराद है कि आपने ये बताना है कि ये डाटा आपने कलेक्ट कहाँ से किया है। यूनिट्स, इस डाटा के यूनिट्स क्या है। यूनिट से मुराद कि भाई अब हम लोग तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे थे, तो हमने तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लिखना है। लेकिन अगर कुछ और है जिसके साथ यूनिट्स यूज़ होता है, किलोग्राम, किलोमीटर या इस किस्म की चीज़ें, तो वो साथ में यूनिट ज़रूर बताओ। हेडिंग्स, अब जैसे मैंने लिखा था मेल, फीमेल, कॉफ़ी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स, तो ये आपने हेडिंग्स, रो एंड कॉलम्स की हेडिंग्स बहुत अच्छे तरीके से लिखनी है। इम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए इनके अंदर। और आपने रोज़ का भी टोटल लिखना है और कॉलम्स का भी टोटल लिखना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा टैबुलेशन 6 होते हैं और उनमें सिंप्लिसिटी, टाइटल, सोर्स, यूनिट्स, हेडिंग एंड टोटल शामिल हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डाटा टैबुलेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डाटा टैबुलेशन, या आपसे क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा टैबुलेशन। तो आई होप कि अब आपको याद हो चुके होंगे कि 6 होते हैं: सिंप्लिसिटी, टाइटल, सोर्स, यूनिट्स, हेडिंग्स एंड टोटल्स। टोटल। इसके बाद है डाटा की प्रेजेंटेशन। चैप्टर 11 में हम लोगों ने पढ़ना ही यही कुछ होता है, डाटा की प्रेजेंटेशन। लेकिन इससे पहले हम लोग डाटा को प्रेजेंट कर रहे थे न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, रॉ डाटा, एग्रीगेटेड डाटा, रे डाटा, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से। लेकिन अब हम लोग अपने डाटा को प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह की सूरत में। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ या चार्ट्स होते हैं, या कुछ ना कुछ डायग्राम्स वगैरह बनी हुई होती हैं, तो वहाँ से आपने डाटा देखना होता है। तो हम लोग देखेंगे कि वो डायग्राम हमें बता क्या कुछ रही होती हैं और कब कब वो बनाई जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो डिस्क्रीट डाटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो सिंपल से मेथड्स होते हैं डिस्क्रीट डाटा के लिए जो यूज़ होती हैं, वो हमारे पास हैं बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट। और ये दोनों के दोनों डिस्क्रीट डाटा के लिए यूज़ होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स। और बार चार्ट्स की हम लोग 4 टाइप्स देखेंगे। बार चार्ट्स की 4 टाइप, चारों की चारों डिस्क्रीट डाटा के लिए ही यूज़ होती हैं। उनमें पहली है सिंपल बार चार्ट, दूसरी मल्टीपल बार चार्ट, तीसरी कंपोनेंट बार चार्ट, और चौथी हमारे पास है परसेंटेज बार चार्ट। अभी इन डिटेल हम उसे देख लेते हैं। उसके बाद हम जितनी भी डायग्राम्स वगैरह बनाएंगे वो सारी की सारी हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए, जैसा कि हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, और जाइव्स, और गिव्स नहीं पढ़ना इसे, ये ओजाइव्स है, ओजाइव्स। तो ये जो हम लोग यूज़ करेंगे, ये तीनों कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए यूज़ करेंगे। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ये जब चैप्टर 12 में ऐड कर दूंगा उस वक्त जाके पढ़ाऊंगा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। चैप्टर 11 में बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट नहीं पढ़ाऊंगा। और ग्राफ, सेमी लॉग ग्राफ, टाइम सीरीज ग्राफ, ये मैं आप लोगों को इधर बता दूंगा, छोटे सा इंट्रोडक्शन ही है इसका। हाँ जी।
अब यहाँ पर आपको करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि ये जो आप ग्राफ, डायग्राम, चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो इनमें भी एक तो हेडिंग होनी चाहिए कि हमने बनाया क्या है, नीट एंड क्लीन, वो डायग्राम बहुत खूबसूरत से प्रेजेंट की गई हो, पता चले तमाम इंफॉर्मेशंस का। लार्ज एनफ टू बी अंडरस्टूड, मतलब ये जो आप डायग्राम बनाए ये इतनी स्मॉल भी ना हो कि हमें पता ही ना चल रहा हो कि हो क्या रहा है, और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब बस बी लार्ज एनफ टू, इतनी हो कि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेबल अच्छे तरीके से किया गया हो कि लेबल करने से मुराद है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नेम ठीक तरह से बताएं, यूनिट्स वगैरह ठीक से बनाएं। शो स्केल्स ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज़ आप रखने जा रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या चीज़ रखने जा रहे हो, और एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो बेटा इधर भी हमारे पास 6 प्रिंसिपल्स ही हैं, उनमें हेडिंग्स, नीट, लार्ज एनफ टू बी अंडरस्टैंड, वेल लेबल्ड, स्केल ऑन एक्सिस एंड एक्यूरेसी, ये चीज़ें शामिल हैं। इस चीज़ का क्वेश्चन वैसे है कि आपने कभी किया नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए जब पढ़ लिया है तो अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स की तरफ। तो बार चार्ट्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर प्लॉटिंग डिस्क्रीट, और डिस्क्रीट को कहा जाता है डिसकॉन्टिन्यूअस डाटा। तो ये बेहतरीन एमसीक्यूज है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बार चार्ट्स और पाई चार्ट्स जो हैं ये हमेशा डिस्क्रीट डाटा के लिए, डिस्क्रीट डाटा से मुराद डिसकॉन्टिन्यूअस डाटा, उसके लिए यूज होते रहते हैं। ओके, साथ में बता रहे हैं डाटा विच हैज डिस्क्रीट वैल्यूज एंड इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, हम उसे डिसकॉन्टिन्यूअस कहते हैं। डन। यस सर। अब अगर बार चार्ट्स को डिफाइन करना हो तो हम लोग कहते हैं अ बार चार्ट आर बार ग्राफ, कुछ भी कहा जा सकता है, बार चार्ट भी बार ग्राफ भी, इज अ चार्ट विथ रेक्टेंगुलर बार्स with lengths proportional to the values that they represent. The bars can be plotted vertically or horizontally and can take several forms. These will be illustrated using data on age profile of citizens of Pakistan from 2013। नीचे वो जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके बारे में ये लिख रहा है, लेकिन बार चार्ट्स के लिए ये 2 लाइनें अच्छे से याद होनी चाहिए कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बार्स विद लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज हुआ करते हैं, और इनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली किसी भी वे में हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं बेसिकली रेक्टेंगुलर बार्स को हम लोग बार चार्ट कहा करते हैं। अब ओके सर। ये एक डाटा उसने दिया है, और ये डाटा है हमारे पास एजेस ऑफ पीपल कि 0 से 14 ईयर्स तक कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एजेस 0 से 15 तक हैं, और उनमें कितने मेल और कितने फीमेल्स हैं। अब ये अमाउंट लिखी हुई है इन मिलियंस, इसलिए 33.9 है। ये मत समझ लेना कि ये 30, सर ने तो कहा था डिस्क्रीट डाटा होता है, तो ये 33.9 तो मेरे पास कॉन्टिन्यूस बन रहा है। तो बेसिकली अगर इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो ये कुछ यूं लिखा जाएगा, यस सर। ये ये टोटल अमाउंट लिखी हुई है। इसी तरह जी सर। फीमेल्स को लिखें तो ये टोटल इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, तो ये डिस्क्रीट डाटा ही है हमारे यस पास, सर। लेकिन इसकी राउंडिंग ऑफ करके इन मिलियंस हम लोगों ने लिख दिया है। तो ये नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स उसने आपको बता दिया, और साथ में उसका टोटल बता दिया। अब हम लोग चलते हैं ज़रा बार चार्ट्स की तरफ, इसी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारे पास बार चार्ट्स कितनी टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप फोर के। टाइप। उनमें से फर्स्ट टाइप है सिंपल बार चार्ट, सेकंड टाइप है मल्टीपल बार चार्ट्स, थर्ड टाइप हमारे पास आ रही है कंपोनेंट बार चार्ट, और फोर्थ एंड लास्ट टाइप इज परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। इसको सिर्फ परसेंटेज बार चार्ट भी कहते हैं, वरना परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट इसको बोला जाता है।
तो बार चार्ट से जब हम लोगों ने सिंपल बार चार्ट बनाने हो तो ये है हमारे पास सिंपल बार चार्ट। अब इधर हम लोगों ने ये जो रेक्टेंगुलर्स बनाए हुए हैं ना, देखें ना, ये रेक्टेंगुलर की फॉर्म में है, वो रेक्टेंगुलर हमने वर्टिकल फॉर्म में बनाए हुए हैं। यही रेक्टेंगुलर हम लोग यूं हॉरिजेंटल फॉर्म में भी बना सकते थे, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से बनाने हैं। तो ऊपर थ्योरी में यही कुछ लिखा हुआ था कि ये रेक्टेंगुलर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों वे में बन सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो वर्टिकल फॉर्म ही यूज़ करते हैं, जैसे आपके सामने बने हुए हैं। इस समय एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने एजेस रख दी हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर उन स्टूडेंट्स की एजेस रख दी हैं और वाई एक्सिस के ऊपर उनका टोटल हम लोगों ने रख दिया, और टोटल इन मिलियंस है, तो ये साथ में मिलियंस का वर्ड भी हमने लिख दिया है। अब ज़रूरी नहीं ये एजेस ही हों, ये हो सकता है कि क्लास सेक्शन 1 में इतने स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 में ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो डाटा किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन आपको ये सब कुछ इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ना आप लोगों को ये कभी भी बनाने पड़ेंगे सिंपल बार चार्ट। आपको सिर्फ ये पता हो कि हम सिंपल बार चार्ट कहते इसे हैं, और सिंपल बार चार्ट्स हमेशा टोटल की इंफॉर्मेशन देते हैं, ये क्लासिफाई करके नहीं बताते डाटा को। अब हमें ये तो बता रही हैं कि हमारे पास 0 से लेकर 14 ईयर्स की एज के लिए टोटल 66 मिलियन पर्सन्स हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा उनमें से मेल कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं। इसी तरह से 15 टू 24 ईयर्स की एज के लिए हमें यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि ये 41.3 मिलियंस टोटल हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो मेल हैं, जो फीमेल्स हैं। तो सिंपल बार चार्ट्स आपको हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, टोटल की इंफॉर्मेशन दिया करता है, आगे आपके डाटा को क्लासिफाई करके नहीं बताता। तो थ्योरी में लिखा हुआ है सिंपल बार चार्ट रिप्रेजेंट्स डाटा बाय अ सीरीज ऑफ बार्स, द हाइट ऑफ ईच बार इंडिकेटिंग द साइज ऑफ द फिगर रिप्रेजेंटेड। अब हर रेक्टेंगल की जो हाइट होती है ना, वो उसके टोटल के इक्वल जाती है। अब ये 66 है ना, तो हाइट 66 तक जाएगी। अब ये 41.3 है, तो रेक्टेंगल की हाइट 41.3 के इक्वल जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट 65.8, 9.1, 8.1 तक इसकी हाइट जाएगी। ये आप लोगों के सामने है। तो हर रेक्टेंगल की हाइट उसके टोटल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और इसकी विड्थ एक मुनासिब सी वैल्यू रख दी जाती है। इसकी विड्थ का हमारे डाटा से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन रेक्टेंगल की जितनी फर्स्ट की ही विड्थ रखेंगे, तमाम रेक्टेंगल्स की विड्थ कांस्टेंट रखी जाती है, और इनके दरमियान ये गैप ये शो करता है कि हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, क्योंकि डिस्क्रीट डाटा के दरमियान वैल्यूज़ में गैप होता है, डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से हम इन तमाम रेक्टेंगल्स के दरमियान गैप लगा देते हैं। अगर ये गैप ख़त्म हो जाए कि एक रेक्टेंगल के फ़ौरन बाद दूसरा रेक्टेंगल शुरू हो जाए, तो वो कॉन्टिन्यूस डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इनके दरमियान गैप है तो डिस्क्रीट डाटा, और डिस्क्रीट डाटा है तो हम इसको सिंपल बार चार्ट का नाम कहेंगे। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। सिंपल बार चार्ट यस ओके हो सर। गए बेटा। इससे रिलेटेड इतने कोई ख़ास क्वेश्चन वगैरह नहीं आया करते, ये बस आपकी बुक में शामिल है, तो इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको बस पता हो। इससे ज़्यादा फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, ओके सर। अब हम लोग इसको यूज़ कब कर सकते हैं? सिंपल बार चार्ट्स आर फाइन एट रिप्रेजेंटिंग टोटल्स फॉर डिफरेंट क्लासेस, बट इफ ईच क्लास इज मेड अप of several components जैसे मेल एंड फीमेल, अदर मेथड्स माइट बी यूज्ड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा डिटेल। अब देखिए, ये आपको कोई एक्स्ट्रा डिटेल वगैरह नहीं दे रहा, ये आपको सिर्फ टोटल बता रहा हो। लेकिन अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड हो कि भाई नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, या किसी भी और क्लासिफिकेशन में इंटरेस्टेड हो, तो आपको सिंपल बार चार्ट उस क्लासिफिकेशन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं देगा। तो उसके लिए आपको
कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और वो दूसरा मेथड क्या है कि आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट करें मल्टीपल बार चार्ट्स के अंदर। तो आपको मल्टीपल बार चार्ट्स के यूजेज का पता चल गया होगा कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होती है हम लोगों ने, तो इसीलिए हम लोग मल्टीपल बार चार्ट्स यूज़ करते हैं। This type of bar charts shows the components of totals as separate bars adjoining each other. The height of each bar indicates the size of the figure represented for the component. अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट क्लास थी हमारी 0 से लेकर 14 ईयर्स तक की एज, मेल हैं या फीमेल्स हैं। तो डाटा में गए, अब यहाँ पर हमें पता है कि भाई मेल हैं 33.9 मिलियन, तो हम पहला बार बनाएंगे 33.9 मिलियन तक जो कि मेल को रिप्रेजेंट करेगा। फिर फीमेल्स हैं 32.1 मिलियन, तो हम दूसरा बार बनाएंगे जो कि फीमेल्स को रिप्रेजेंट करेगा 32.1 मिलियन। और ये एक दूसरे के साथ मिले हुए होंगे क्योंकि ये एक ही कैटेगरी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को बता रही हैं। जब दूसरी कैटेगरी में जाएंगे तो हम लोग इसके दरमियान थोड़ा सा गैप देंगे। अब जैसे ही हमने तमाम क्लासिफिकेशन को बता दिया, सबसे एंड पर जाकर फिर हम टोटल के लिए भी बताएंगे कि हमारे पास जो टोटल हो रहा है वो 66 हो रहा है। तो आप लोग देखें, अब हम लोग एक से ज़्यादा रेक्टेंगुलर बार यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे मल्टीपल बार चार्ट कहते हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता है। मेल के बारे में भी अब पता चल गया कि 33.9 है, फीमेल्स का भी पता चल गया 32.1 है, और साथ ही साथ टोटल का भी हमें आइडिया हो चुका है। तो इस किस्म के बार्स को हम लोग मल्टीपल बार चार्ट्स कहते हैं। तो ये आपके सामने बने हुए हैं जी, ओके क्लियर। सर। अब यहाँ पर इसकी यस फिर सर। लेबलिंग हो जाती है। सिंपल बार चार्ट को लेबल करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एक ही लेबल है और उसने टोटल ही बताना है। लेकिन यहाँ पर इसकी लेबलिंग हो जाती है। और लेबलिंग क्या कि भाई आप बताओ ये ब्लैक वाला कौन है। तो यहाँ से पता चला ब्लैक कलर का जो रेक्टेंगुलर है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कलर सेकंड वाला यूज हो रहा है ये फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ग्रीन सा कलर है वो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर किसी के ऊपर अब लिखने की ज़रूरत नहीं है और तमाम का सीक्वेंस सेम रखा जाता है। ओके, ओके सर। तो आपको ये मल्टीपल बार चार्ट्स क्लियर हो चुके हैं। यस सर। यस सर। जी, नेक्स्ट आता है कंपोनेंट बार चार्ट। अब देखिए बेटा, ये मल्टीपल बार चार्ट्स को बनाना कितना मुश्किल काम है ना। ये तो हमारे पास देखिए, अगर दो क्लासिफिकेशन हो डाटा के अंदर तो टोटल एक ही डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन रेक्टेंगुलर्स, तीन बार्स बनाने पड़े। लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसी भी फैमिली के एक्सपेंसेस की बात करूँ और सिर्फ फैमिली ए के एक्सपेंसेस की बात करूँ कि उन्हें फूड के लिए 100 रुपीज़ चाहिए, उन्हें रेंट के लिए 20 रुपीज़ चाहिए, उन्हें मेडिसिन के लिए 15 रुपीज़ चाहिए, उन्हें ट्रैवलिंग के लिए 10 रुपीज़ चाहिए, उन्हें बच्चों की एजुकेशन के लिए 20 रुपीज़ चाहिए, और फिर ये मैं टोटल कर दूँ तो टोटल कितना हो रहा है मेरे पास 165। 165 ये सर। टोटल हो जी। जाएगा। अब अगर इस फैमिली इसी तरह ए बी सी 3-4 फैमिलीज का इस तरह से मैं टोटल लिख दूं तो सिंपल बार चार्ट तो टोटल को बनाता जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा कि भाई ये लो ये 165 टोटल है फैमिली ए का एक्सपेंस। लेकिन अगर मुझे इनके कंपोनेंट्स बनाने पड़ गए कि भाई फूड पे कितना है, रेंट पे कितना है, तो आप ये देखें कि पहले मैं ये फूड के लिए बनाऊंगा, फिर मैं रेंट के लिए बनाऊंगा, फिर मैं मेडिसिन के लिए मल्टीपल, फिर मैं उसके बाद ट्रैवलिंग के लिए बनाऊंगा, फिर उसकी एजुकेशन के लिए बनाऊंगा, फिर जाके टोटल बनेगा। और ये फिर इतने सारे जाकर सिर्फ फैमिली ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बी सी डी तो देखें, अब इसके लिए मुझे 5 तो खुद ये कंपोनेंट्स हैं और छठा बार बनाना पड़ेगा टोटल के लिए, तो एक ही फैमिली के लिए 6 बार बनाने पड़ गए। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है, हेक्टिक है और बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो मल्टीपल बार चार्ट्स की इफेक्टिवनेस वैसी नहीं रहती।
तो हम लोग क्या करते हैं, हमने मल्टीपल बार चार्ट्स को ख़त्म करके, भाई ये अच्छी बात थी कि वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल था ये, तो हम लोग चले गए कंपोनेंट बार चार्ट्स की तरफ। तो अगर आप लोग ये देखें तो कंपोनेंट बार चार्ट्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसा कि सिंपल बार चार्ट्स थे, लेकिन टोटल तो इसने खुद बता देना है, इस रेक्टेंगुलर की हाइट ने टोटल बता देना है, लेकिन बेटा हाइट भी तो कंपोनेंट्स के पार्ट से जाके बनी हुई होगी। तो हम इसी टोटल को ही, अब जैसे फैमिली के एक्सपेंसेस से, अब इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए हमने टोटल फैमिली के एक्सपेंस 165 तक टोटल एक रेक्टेंगुलर बनाया। उसके बाद हम इसी के पार्ट्स करते गए। हमने कहा भाई ये है फूड के लिए, ये वाला पोर्शन है रेंट के लिए, ये वाला पोर्शन है मेडिसिन के लिए, ये वाला पोर्शन है हमारे पास ट्रैवलिंग के लिए, ये एजुकेशन के लिए, इस तरह से। तो ये हमने बना दिया कंपोनेंट बार चार्ट। अब हमारा काम ज़्यादा इजी हो गया था, तो इसे कहते हैं कंपोनेंट बार चार्ट। ये सारे के सारा रेक्टेंगुलर टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 33.2% है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डन। तो हमारे लिए ये कंपोनेंट बार चार्ट बनाना है, ये ज़्यादा यूजफुल था, तो आजकल हम लोग यूज भी इसी का कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ बार चार्ट इज लाइक अ सिंपल बार चार्ट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपने इस चीज़ को याद रखना है कि कंपोनेंट बार चार्ट इज लाइक अ सिंपल बार चार्ट इन सो फार एज द हाइट ऑफ ईच बार इंडिकेट्स द साइज ऑफ द फिगर, मतलब टोटल को रिप्रेजेंट करती है for a class, but the bars are subdivided into component parts। तो सिंपल बार चार्ट्स में इनको सब डिवाइड नहीं किया गया था रेक्टेंगुलर्स को, तो कंपोनेंट बार चार्ट्स में इन रेक्टेंगुलर्स को सब डिवाइडेड किया जाता है। तो इस वजह से हम इसको सब डिवाइडेड बार चार्ट्स भी कहते हैं। इन कंपोनेंट्स बार चार्ट्स का दूसरा नाम है सब डिवाइडेड बार चार्ट्स। ओके, सब डिवाइडेड बार चार्ट्स क्लियर है सबको, कंपोनेंट बार चार्ट्स। यस सर। अच्छा, ये जो तीनों बार्स मैंने आपको बताए, सिंपल, मल्टीपल एंड कंपोनेंट, ये उस वक्त यूज़ होते हैं जब हमारे पास एक्चुअल डाटा हो। ये उस वक्त यूज़ होते हैं जब हमारे पास एक्चुअल डाटा हो। लेकिन अगर हमारे पास एक्चुअल डाटा ना हो, डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो, मतलब मैं किसी को ये ना बताऊं कि भाई मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, मैं किसी से ये कहूँ कि भाई 100% स्टूडेंट्स हैं, अब चाहे वो 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं, 10 हैं, जो भी हैं, 100% मतलब बस 100% है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी ऊपर में से कोई सा भी बार नहीं यूज कर सकते, तो आपको जाना पड़ेगा परसेंटेज बार की तरफ, परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट की तरफ। अब अगर परसेंटेज है बेटा, अगर किसी का टोटल 66 है तो वो भी 100%, किसी का टोटल 8 मिलियन है तो 100%, किसी का टोटल 9 मिलियन है तो वो भी 100% है, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर फर्क पड़ेगा तो किस चीज़ का, कि भाई 66 में कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल। मतलब मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा मेरी जो क्लास है उसके अंदर 100% स्टूडेंट और उनमें से 30% फीमेल्स हैं, तो इसका मतलब 70% मेल हैं, तो ये 70 के सामने मैं ये मेल का कंपोनेंट बना दूंगा और यहाँ पे फीमेल्स का कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं टोटल 100%। तो इसे परसेंटेज बार चार्ट। अब परसेंटेज बार चार्ट बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे कंपोनेंट बार चार्ट अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि इसमें भी कंपोनेंट्स किए गए हैं रेक्टेंगुलर्स के, कैसा नहीं है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई ये जो हमारे पास आता है कंपोनेंट बार चार्ट वो एक्चुअल वैल्यूज के लिए यूज होता है, और जो परसेंटेज बार चार्ट है वो हमारे पास अगर डाटा परसेंटेज की फॉर्म में गिवन हो तब यूज होते हैं। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि परसेंटेज बार चार्ट्स में हर बार का साइज एक दूसरे के इक्वल होता है
और वो इक्वल भी 100% पे होता है, कम ज़्यादा पर नहीं। जबकि जो हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट्स हैं तो उनमें बार्स की हाइट्स कम ज़्यादा होती रहती है एक्चुअल वैल्यूज़ के लिहाज से। ओके, Yes, sir. Okay, sir. तो परसेंटेज, Yes. this type of bar chart shows each class as bar of the same height. Each bar is subdivided into separate lengths representing the percentage of each component in a class. कि भाई मेल इतने परसेंट है, अब ये नहीं बताया जाएगा मेल्स आर 33 मिलियन, ये बताया जाएगा मेल्स आर 51%। if fact that each class is represented as a bar of the same height might lead to confusion unless care is taken। ये वैसे बस लिखा हुआ। तो आपको मेरे ख्याल से ये बार चार्ट सबको क्लियर हो चुके होंगे, चारों बार चार्ट्स क्लियर हैं सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हमारे पास आते हैं पाई चार्ट। बेटा सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड पाई चार्ट। कि अगर आप लोग डाटा को सर्कुलर फॉर्म के अंदर एक दायरे की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके पास पाई चार्ट बन जाता है। अब पाई चार्ट और ग्राफ, सर्कुलर ग्राफ इज अ सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। अब आपने उस सर्कल को अपना टोटल डाटा कंसीडर करना है। वो जो भी आपका सर्कल होगा ना, ये आपका टोटल डाटा होगा और इस सर्कल को फिर आपने सब डिवाइड करना है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो ये देखें, ये आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इनको सब डिवाइड किया हुआ है। ये तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हम इन्हें सेक्टर्स कहते हैं, हम इन्हें सेक्टर कहेंगे। अब इसके लिए क्या किया जाता है, द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट। अब जितनी क्वांटिटी होगी, जितना उस सेक्टर ने किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होगा, उसी लिहाज से उसका साइज कम ज़्यादा होता रहता है। Pie chart are very widely used, especially to deliver information to an audience with mixed technical knowledge। तो बेटा ये इंफॉर्मेशन हो सकती है, एमसीक्यूज बन सकता है कि अगर आपकी ऑडियंस एक मिक्स्ड टेक्निकल नॉलेज है तो उनको अपना कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप कौन सा चार्ट या ग्राफ यूज़ करेंगे। तो अब आपको पता होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में हम लोग पाई चार्ट का इस्तेमाल किया करते हैं। डन डन। Yes, sir. Yes, सर sir. यहाँ Yes, पे sir. मिक्स टेक्निकल नॉलेज से क्या मुराद है? बेटा हर किसी का ना डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज है, लेकिन थोड़ा बहुत वो टेक्निकल नॉलेज मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, कुछ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, कुछ इंजीनियर्स भी बैठे हुए हैं। तो इतना नॉलेज हर किसी के पास होता है और हर कोई अपनी अपनी फील्ड का टेक्निकल नॉलेज रखता है। तो अगर उसे आप पाई चार्ट दिखा देंगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन अगर कोई और ऑडियंस है जो इतनी टेक्निकल नहीं है, मतलब आप किसी एक विलेज में चले गए हैं, वहाँ पे पाई चार्ट दिखा दें, उन्हें कुछ नहीं समझ आएगी कि ये आप क्या दिखा रहे हो उन्हें। डन। Yes, Yes, sir. ओके सर। अब बेटा यहाँ पर ये हर सेक्टर जो उसने कहा था कि क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट, ये जो इसने लिखा था, इसके लिए हमें ना एंगल फाइंड करना पड़ता है। एंगल ऑफ सेक्टर। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि किसी भी सर्कल का एंगल का टोटल कितना होता है? किसी भी सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360. 360 डिग्री। शाबाश। 360. तो आपने बेसिकली उस 360 को डिवाइड करना होता है अपने तमाम प्रोपोर्शंस के। तो उसके लिए एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए आप लोग करते हैं कंपोनेंट पार्ट
कंपोनेंट पार्ट के जिस कंपोनेंट पार्ट का आपने टोटल का जो एंगल फाइंड करना है उसका टोटल कितना है डिवाइडेड बाय होल और मल्टीप्लाइड बाय 360। तो इस तरह से आपके पास आ जाता है एंगल। अब देखें जैसे कि अगर इस सर्कल की बात करें तो इसमें पहला जो कंपोनेंट है वो देखें वो ये वाला सारा सेक्टर है, ये वाला। तो हमने देखना है कि भाई इसका ये एंगल कितना बनाया गया है। तो इस एंगल का आइडिया हमें इस फार्मूले से चलेगा। तो आपकी बुक में तो गिवन नहीं है लेकिन इसका क्वेश्चन जरूर किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फार्मूला क्या है। तो उसका फार्मूला है कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय 360। तो ये हमें कुछ इस तरह से होगा कि जैसे फैमिली के एक्सपेंसेस की ही बात कर लें कि फैमिली के एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल। फैमिली ए है हमारे पास और उसके एक्सपेंसेस में फूड, रेंट, रेंट, एजुकेशन, एजुकेशन, मेडिसिन, ट्रैवलिंग। चलें बस ये 5 चीज़ें बहुत हैं। फूड में एक्सपेंस आए 80 कर देते हैं, रेंट 20, एजुकेशन में 30, मेडिसिन के अंदर 20, ट्रैवलिंग में 30। टोटल कितने हो गए 180। 180। अब आपने ये सारा डाटा ना रिप्रेजेंट करना है लेकिन रिप्रेजेंट करना है सर्कुलर फॉर्म के अंदर। तो सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास अब एक्चुअल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, आपके पास इन तमाम कंपोनेंट्स का एंगल होना चाहिए। तो फूड एक कंपोनेंट है आपके पास, फूड का एंगल फाइंड करने के लिए फूड का टोटल 80 डिवाइडेड बाय टोटल होल टोटल 180 मल्टीप्लाइड बाय 360। तो हमारे पास 160। फूड के कंपोनेंट का जो एंगल आ जाएगा वो 160 आ जाएगा। क्लियर बेटा? Yes, sir. फार्मूले का यूज आ गया आप लोगों को। आपसे ना Yes, ये sir. पाई चार्ट बनाने को नहीं कहेगा लेकिन आपसे एंगल पूछा जा सकता है कि आपको कंपोनेंट पार्ट्स बता दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इनका एंगल बता दें। तो रेंट के लिए हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री, ये ऊपर 1600 नहीं लिखा 160 डिग्री लिखा है। इसी तरह से ये 60 डिग्री आ जाएगा, ये 40 डिग्री आ जाएगा और ये 60 डिग्री आ जाएगा। और टोटल एंगल्स का टोटल कितना बनेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री। जी बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, एक तो क्वेश्चन Yes, ये sir. होता है कि आपसे एंगल पूछ लिया जाए, फार्मूला पूछेंगे तो ये फार्मूला, दूसरा एंगल पूछेंगे तो आपने फार्मूले में ये वैल्यूज वो खुद बता देगा। तो आपने सिंपली फार्मूले में पुट करनी है और बता देंगे। और जो दूसरा आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जा सकता है वो ये हो सकता है कि कोई से 2 कंपोनेंट्स बताएगा और आपसे कहेगा कि इन कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल का डिफरेंस बता दो। सपोज उसने आपसे कहा कि भाई फूड और एजुकेशन के एंगल्स में डिफरेंस बता दो। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एंगल्स बिटवीन फूड एंड एजुकेशन। तो आपने फूड का एंगल फाइंड कर लिया, कितना आया? 160, आपने एजुकेशन का एंगल फाइंड कर लिया, कितना है? 60, तो डिफरेंस दोनों का पूछ ले तो कितना बताओगे? 100. तो बेटा 100. ये कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है ना Yes, कि No, sir. आप दोनों के एंगल फाइंड करें और उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना? Yes, sir. लेकिन Yes, ये sir, easy. एक नंबर के लिए डुअल स्टेप आप कर रहे हो। अब आप क्या करेंगे भाई, आप एंगल फाइंड करके एंगल्स का डिफरेंस लो तब भी तो आंसर सेम। अदरवाइज आप एक ही मरतबा फार्मूला यूज करो और उनकी एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस देख लो। जी, फूड की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? फूड के कंपोनेंट पार्ट क्या आएगा 80। एजुकेशन का 80. कितना आ रहा है? 30, तो इन 30. दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस कितना है? 50,
तो 50 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो अभी भी देखें तो आंसर 100। अब ये है कि बस सिंगल टाइम आपको फार्मूला लगाना पड़ा। ओके, यस सर। तो अगर Okay, डिफरेंस sir. बिटवीन टू एंगल्स पूछते तो आप उनकी एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस का एंगल फाइंड कर लो, तो वो उन दोनों के एंगल्स के दरमियान डिफरेंस होगा। ओके बेटा, तो Yes, sir. पाई चार्ट से रिलेटेड जो आपने बातें याद रखनी है, एक तो ये कि ये सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होती है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि एंगल फाइंड करने का फार्मूला कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय 360, मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो आंसर परसेंटेज में आता है, वो एंगल डिग्री में नहीं आता। लेकिन अगर डिग्री में फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 360, और फिर क्वेश्चन के डाटा दे देगा, किसी भी कंपोनेंट पार्ट का एंगल फाइंड करवा लेगा तो वो आप फाइंड कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन होता है कि आपने दो डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल्स का डिफरेंस बताना है, तो आप उनकी एक्चुअल वैल्यूज़ का डिफरेंस का एंगल फाइंड कर लो, तो वो बेसिकली उनके एंगल्स के दरमियान डिफरेंस होता है। पाई चार्ट ओके हो गया सबको? Yes, sir. यस सर। चलें बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह बाकी हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ओचाइड्स वगैरह वो हम लोग कल देखेंगे। आपने चैप्टर 11 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके आना है। ये जो लास्ट में हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं छोटे छोटे चैप्टर 11 के एंड पर, बेटा ये आप लोगों ने सॉल्व करके आने हैं। कल इनकी मैं डिस्कशन कर लूँगा आप लोगों के साथ। ओके, ये वाले Okay, sir. ये चैप्टर सेल्फ टेस्ट जो गिवन है आपके पास, Right, आपने sir. ये सॉल्व करके